नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। देशभूमि उत्तराखंड से आज जो कहानी सामने आई है वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि समाज, राजनीति और मानवता को झकझोर देने वाला ऐसा घटनाक्रम है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल सिर्फ एक झूठे आरोप का नहीं है, सवाल है एक मासूम बच्ची की अस्मिता से खिलवाड़ का, सवाल है राजनीतिक षड्यंत्र का और सवाल है उन लोगों की नैतिकता का जो बिना सच्चाई जाने महिला सम्मान के नाम पर राजनीति करने निकल पड़ते हैं। पूरा मामला जनपद चंपावत से जुड़ा है, जहां कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल होती है। दावा किया जाता है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और इस कथित घटना में कुछ बीजेपी से जुड़े लोगों का नाम उछाले जाते हैं। मामला इतना संवेदनशील था कि पूरे उत्तराखंड में आक्रोश फैल गया। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, मुख्यमंत्री इस्तीफे की मांग तेज होने लगी और राज्य की छवि पर गंभीर सवाल खड़े किए जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच्चाई ने पूरे घटनाक्रम को पलट के रख दिया। खुद कथित पीड़िता सामने आई और उसने जो बयान दिया उसने पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। बच्ची ने साफ कहा कि उसके साथ कोई दुष्कर्म हुआ ही नहीं, बल्कि उसे एक सुनियोजित साजिश के तहत इस्तेमाल किया गया। आरोप लगे कि कमल रावत नामक व्यक्ति जो कभी राजनीतिक दलों से जुड़ा रहा, उसने अपने निजी बदले और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस पूरी कहानी की पटकथा को लिखी। नाबालिग गैंग रेप का केस हुआ था चंपावत में। मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिसपे मैंने एसपी साहब को कुछ फाइल लिख के भेजी थी। एक्चुअली मेरी काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही थी मेरे चाचा से और ना ही संजना से, तो मैं घबरा गया था, काफ़ी टेंशन में था और मैंने लगातार कॉल किया। काफ़ी बार कॉल नहीं मिला, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और कल सुबह ही कॉल चाचा का लगा था, बट वो चाचा ने नहीं उठाया, वो उठाया था कमल रावत ने। तो कमल रावत ने मेरे को बताया कि भाई तेरे चाचा जो है ना वो पुलिस स्टेशन में है, ना ही रूम पे है और उनका पता नहीं है, और संजना जो है पुलिस की कस्टडी में है। तो मैं काफ़ी घबरा गया था और मैंने पूछा मेरे चाचा से बात हो सकती क्या। उसने कहा कि तुझे मैं एसपी का नंबर देता हूँ, एक बार उनसे बात कर ले। तो उसने मेरे को नंबर दिया, तो मैंने 2-3 बार उनको कॉल किया पर उन्होंने पिक नहीं किया। फिर कमल रावत ने मेरे को कहा कि तू एक काम कर, वीडियो क्लिप बना के भेज दे। तो मैंने वो भेजी नहीं। फिर कमल रावत का दोबारा कॉल आया, तो उसने कहा एक काम कर, तू लिख के भेज दे फाइल और मेरे को भेज दे। तो मेरे दिमाग में 1% भी डाउट नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है। बाद में जैसे कि फिर शाम रात को मेरी चाचा से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, पैसे लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसा फिर उन्होंने कमल रावत और संजना की सच्चाई बताई कि ये दोनों आपस में मिलके इन्होंने ड्रामा किया है। हालांकि बताया गया कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए उनका संबंध उस पुराने मामले से था जिसमें कमल रावत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था और यही लोग गवाह बने थे। बदले की भावना में कथित तौर पर एक मासूम बच्ची की मोहरा बनाया गया, उसकी तस्वीरें खींची गई और उसे झूठे घटनाक्रम का हिस्सा बनाया गया और फिर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। सबसे गंभीर पहलू यह है कि जब पुलिस जांच पूरी करती है तब तक राजनीतिक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर उतरना शुरू कर दिया और सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए गए, लेकिन जैसे ही सच सामने आया वही लोग चुप्पी साधते नजर आए। अब सवाल उठता है कि क्या किसी भी संवेदनशील मामले को बिना तथ्य जांचे राजनीतिक हथियार बना देना क्या उचित है? क्या एक नाबालिग बच्ची की प्रतिष्ठा आज इतनी सस्ती है कि उसे सत्ता संघर्ष का एक उपकरण और प्रयोगशाला बना दिया जाए? चंपारण पुलिस ने बेहद तेजी से कार्रवाई करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला उजागर किया। पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि वायरल कहानी बिल्कुल झूठी थी, आरोप गढ़े गए थे और समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। 6 मई 2026 को थाना कोतवाली चंपावत क्षेत्र में एक घटना घटित हुई, जिसके संबंध में विक्टिम के फादर द्वारा कोतवाली आकर के एक एफआईआर लॉन्च कराई गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ कुछ लोगों द्वारा 5 तारीख की रात्रि को सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। मैटर सेंसिटिव था, जिसको तत्काल संज्ञान में हमारे द्वारा लिया गया। एफआईआर में आए हुए तथ्य और जो हमारी तमामी विवेचना में आए साक्ष्य, दोनों में विरोधाभास देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा अन्य पहलुओं पर भी विवेचना में गौर किया गया। एज ए रिजल्ट हमारे पास यह तथ्य आया कि जो घटनाक्रम पीड़िता के पिता द्वारा वर्णित किया गया है वह झूठा पाया गया। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की साजिश नहीं बल्कि उस खतरनाक प्रवृत्ति की मिसाल बन गई है जिसमें झूठ, अफवाह और महिला अस्मिता जैसे गंभीर विषयों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। उत्तराखंड जैसे शांत और सांस्कृतिक राज्य में इस प्रकार की घटनाएं सामाजिक विश्वास को चोट पहुंचाती है।
आज सबसे बड़ा सवाल उन राजनीतिक दलों, नेताओं और तथाकथित एक्टिविस्टों से है जो बिना सत्यापन के सड़कों पर उतर जाते हैं। क्या वे अब उस बच्ची और उसके परिवार से माफ़ी मांगेंगे? क्या वे स्वीकार करेंगे कि उन्होंने एक परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया? क्योंकि देवभूमि की धरती, जिसे न्याय और आस्था की भूमि कहा जाता है, वहां इस प्रकार का षड्यंत्र केवल कानून के खिलाफ नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों के भी विरुद्ध है। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जब उसमें बच्चों, महिलाओं और समाज की भावनाओं का दुरुपयोग होने लगे, तब यह लोकतंत्र नहीं बल्कि नैतिक पतन का संकेत बन जाता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन केवल मुख्य आरोपी तक सीमित रहता है या फिर उन सभी लोगों पर भी कार्रवाई करती है जिन्होंने झूठ को हवा देकर समाज में भ्रम और तनाव फैलाया। फिलहाल चंपावत की यह पूरा घटनाक्रम उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि सोशल मीडिया पर वायरल हर कहानी सच नहीं होती, और राजनीति जब संवेदनशील मुद्दों पर खेलती है तो सबसे बड़ा नुकसान समाज का होता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या झूठे नैरेटिव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच लोगों तक पहुंचे, और देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।